बार देख लीजिए, अब आ रही है, हाँ ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है संख्याओं का, उसमें अलग अलग आधार पर हैं। पहला है एक्सिस्टेंस के आधार पर, अस्तित्व के आधार पर, अस्तित्व के आधार पर, अस्तित्व के आधार पर, एक्सिस्टेंस के आधार पर। दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक तो होती हैं वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती हैं अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती हैं जिनको हम रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, और अवास्तविक संख्याएं होती हैं जिनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं, आप इनको सूडो नंबर बोल सकते हैं, सूडो नंबर बोल सकते हैं, आप इनको फिक्शन नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। आभासी संख्याएं भी बोला जाता है इनको, ये होती हैं आभासी संख्याएं। क्या होती हैं देखिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो भी संख्याएं यूज की जाती हैं, गुड मॉर्निंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो भी संख्याएं यूज की जाती हैं, जितनी भी संख्याएं अपन चाहे अर्थमेटिक में यूज कर रहे हों, चाहे किसी और सेक्शन में यूज कर रहे हों, जितनी भी संख्याएं यूज की जाती हैं वो सारी संख्याएं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में केवल वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर यूज किए जाते हैं। जैसे 23 है, 27.25 है, ये सारी संख्याएं हैं। जैसे 7/13 है, ये सारी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर होते हैं। अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका रियल में कोई एक्सिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कई बार किसी कैलकुलेशन के रिजल्ट के रूप में अपने को शो होती हैं, तो ऐसी संख्याएं हैं वो अवास्तविक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। जैसे सपोज कीजिए x² की वैल्यू 4 है, तो x का मान √4 यानी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x² की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि x² की वैल्यू -4 है, तो फिर हमें x का मान पूछा जाए तो ये -4 का रूट हो जाता है, और -4 का रूट है कोई भी नेगेटिव नंबर है, जैसे -a का रूट है, उसको हम आउटा में लिखते हैं। तो जो संख्याएं आउटा के रूप में लिखी जाती हैं, ऐसी संख्याएं इमेजिनरी नंबर होती हैं, अवास्तविक संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना है, अगर कोई संख्या जिसकी पावर सम संख्या है, जैसे a के ऊपर पावर यहाँ सम है और इसका मान है कुछ भी जैसे b है, अगर ये b नेगेटिव होगा तब a बराबर हो जाएगा -b के यहाँ रूट के रूप में आ जाएगा ये सम संख्या। और इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं हमेशा इमेजिनरी नंबर होती हैं। अगर यहाँ विषम होता, जैसे x³ है, x³ बराबर -8 है, तब x का मान -8 का क्यूब रूट हो जाएगा और इसका मान -2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पावर एक विषम संख्या है और आगे एक नेगेटिव नंबर है, तो फिर आप उस पावर को हटाने के लिए उस कैलकुलेशन को करते हो, तो जो भी संख्या आती है वो वास्तविक संख्या या रियल नंबर आती है। लेकिन ऊपर लगी हुई पावर यदि सम संख्या है, जैसे यहाँ 2 पावर थी, या ऐसे हो सकता है जैसे x की पावर 4 है और इसकी वैल्यू है जैसे -16 है, x का मान हो जाएगा -16 की यहाँ पर ये 4th रूट हो जाएगा, -16 है, इसका 4th रूट हो जाएगा। ये संख्याएं आउटा के रूप में लिखी जाती हैं और ये अवास्तविक संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना है, करणी के रूप में लिखी गई हैं, रूट के रूप में संख्याएं लिखी गई हैं। और अगर यहाँ कोई सम संख्या यूज हो रहा है, यहाँ कोई सम संख्या यूज हो रहा है, इवन नंबर यूज हो रहा है, और अंदर लिखी हुई संख्या अगर नेगेटिव है, ऐसी संख्याएं इमेजिनरी नंबर होती हैं, अवास्तविक संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं को हम सूडो नंबर भी बोलते हैं, आभासी संख्याएं होती हैं। इनको अलग से पढ़ा जाता है इमेजिनरी नंबर को, बाकी ये कहीं भी गणित में आपके कहीं काम नहीं आएंगी। तो ये अपने पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। अपन रियल नंबर्स पे ही आगे पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर्स के लिए इतना जानना आपके लिए काफी है। आगे पढ़ते हैं, देखिए रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, उनको फिर दो प्रकार से या दो तरह से
क्लासिफाइड किया जा सकता है। वास्तविक संख्याओं को फिर दो तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है। रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, उनको फिर दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। इनको हम रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर है, इनको फिर दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, इन दोनों में इंक डालो, कम है अभी, इंक डालो, कम है। दो तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। एक तो होती हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। आप इन चीजों को आराम से एक एक चीज को समझिए, भले ही आपकी पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये आपको पढ़ाना जरूरी है। परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं, इनको बोला जाता है रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इनको बोला जाता है इरेशनल नंबर बोला जाता है। दो तरह की संख्याएं होती हैं। रियल नंबर्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होती है परिमेय संख्याएं और एक होती है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर हो जाता है। रेशनल शब्द बना है रेशो से, रेशनल शब्द रेशो से बना है। रेशो का मतलब अनुपात होता है। रेशनल शब्द रेशो से बना है, रेशो का मतलब अनुपात होता है। अनुपात है, उसको हम पी रेशो क्यू लिख सकते हैं, पी अनुपात क्यू लिख सकते हैं। आप इसको पी अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। ऐसी कोई संख्या जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ध्यान रखना, रेशो अनुपात होता है, अनुपात को पी अनुपात क्यू लिखा जा सकता है, अनुपात को फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है, पी अपॉन क्यू लिखा जा सकता है। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिए दोबारा, ऐसी संख्याएं जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। जिन संख्याओं को पी अपॉन, दोनों चैट आप देखते रहा करो, दोनों को घुमाते रहो, चैट्स को, एक पे मत रुको आप, हर 1 मिनट बाद में दोनों को घुमाते रहो आप। ठीक है, जिन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। क्लास में स्टूडेंट है या नहीं है? क्लास में स्टूडेंट नहीं है भाई। हाँ, साउंड चेक कर लिया। मैथ एसएससी सीजीएल, मैथ मत लिखो, मैथ्स लिखो इसको। आपने जिसने लिख रखा है मैथ एसएससी सीजीएल नहीं होता है, मैथ्स होता है। मैथ अपने आप में कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, साउंड चेक कर लेंगे। आप अपने नाम की स्पेलिंग चेक कर लीजिए, पहले स्पेलिंग गलत है। आगे देखिए आप, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें कंडीशन है क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्यू का मान अगर 0 हुआ तो संख्या ऐसे आ जाएगी, पी अपॉन 0 आ जाएगा, और ये इन्फिनिटिव हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। तब आप इसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। अगर किसी संख्या के भाग में 0 आ रहा है तो ऐसी संख्याएं अपरिभाषित होती हैं, अनडिफाइंड होती हैं। इनको हम इन्फिनिटिव के रूप में भी लिखते हैं। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या के आधार पर क्लासिफाइड नहीं की जा सकती हैं। बाकी अगर क्यू के अलावा, क्यू को 0 के अलावा कोई भी संख्या मानते हैं, ऐसी संख्याएं फिर परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। एक बात ध्यान रखना है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन पी और क्यू है, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पी एक इंटीजर होना चाहिए, क्यू एक इंटीजर होना चाहिए। क्यू 0 नहीं होना चाहिए, पी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, पी 0 हो सकता है, यानी 0 बट्टे समथिंग है, ये 0 है, ये एक परिमेय संख्या या रेशनल नंबर माना जाएगा। लेकिन इसके अलावा बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं, जिन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। देखिए आप इसमें
मैं कुछ संख्या लिख देता हूँ। जितने भी पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, वो चाहे पॉजिटिव हों, वो चाहे नेगेटिव हों, वो चाहे न्यूट्रल इंटीजर हो, उदासीन पूर्णांक जिनको बोलते हैं जो कि 0 होता है, 7 हो सकता है, 13 हो सकता है, -19 हो सकता है, -47 हो सकता है। जो भी संख्या है वो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। जिन संख्याओं को अपन पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें पी अपॉन क्यू का फॉर्म मौजूद होता है। कारण क्या है? जैसे 7 है, 7 को लिख सकते हैं 7/1, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 13 को लिख सकते हैं 13/1, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। 13/1 है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। हाँ, आगे देखिए, अगर कोई संख्या जैसे नेगेटिव है, जैसे -19 है, तो -19 को लिख सकते हैं -19/1 लिख सकते हैं। -19/1 लिख सकते हैं, तो ये संख्या भी परिमेय संख्या हो जाएगी, जिसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। इसके अलावा जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, इसमें पूर्णांक आ जाते हैं, फ्रैक्शन आ जाते हैं। जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, जो भी भिन्न संख्याएं होती हैं, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उचित भिन्न हो, जैसे 7/13 है, 9/17 है, 43/46 है, ये सारी संख्याएं हैं। चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जैसे 17/9 है, 47/5 है, तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। मिश्र भिन्न होती हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन होता है, 7 से ही 5/13 है, ये संख्या भी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि 13 7 91, 91 और 5 हो जाएगा 96। इसको आप लिख सकते हो 96 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या जैसे 96/13 लिखा है आपने, तो ये संख्या परिमेय संख्या है, क्योंकि पी और क्यू दोनों मौजूद हैं इसमें। इसके अलावा दशमलव संख्याएं हैं, डेसिमल नंबर हैं। आप देखिए, दशमलव संख्या है, डेसिमल नंबर है, उसको भी आप पी अपॉन क्यू के रूप में या एक रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। दशमलव संख्याएं हैं, देखना जैसे डेसिमल नंबर है 0.13, आप इसको लिख सकते हो 13/100, 13/100 लिख सकते हो। एक संख्या है 0.18 है, इसको आप 18/100 लिख सकते हो। एक संख्या है 1.7 है, इसको आप 17/10 लिख सकते हो। तो जितनी भी संख्याएं हैं, दशमलव संख्याएं हैं, दशमलव संख्याएं हैं, वो सारी भी परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। आप समझ रहे हैं इन बातों को? जिन भी कैलकुलेशंस में अपन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है। इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं या इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इस चीज को देखिए आप। एनटीपीसी की एग्जाम, पाई क्या है बताऊंगा अभी, पाई के बारे में, पाई के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना? एनटीपीसी की एग्जाम कब लग रही है, ये सरकार बता सकती है एनटीपीसी की एग्जाम कब होगी। ठीक है, पाई के बारे में भी आपको बताऊंगा। इरेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, जिन संख्याओं को अपन पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी पी और क्यू का कोई डेफिनेट वैल्यू आप नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। तो जिन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं आपको। जैसे 7 का स्क्वायर करने से 49 आता है, और -7 का स्क्वायर करने से भी 49 आता है। 7 का स्क्वायर करने से 49 आएगा, -7 का स्क्वायर करने से 49 आएगा, और 49 का रूट करते हैं तब आता है 7। 49 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं
तो 9 आता है। 4 का अगर हम रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 9 का रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 का रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 2। 9 का रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 3। कारण क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये किसी संख्या का स्क्वायर करने से आया है। 9 एक स्क्वायर नंबर है। 49 है, 49 है, ये भी एक स्क्वायर नंबर है। लेकिन अब दूसरी बात देखिए, रूट 2 है, इसकी वैल्यू होती है 1.4142। रूट 3 है, इसकी वैल्यू होती है 1.372, 1.732, 1.732, ये रूट 3 की वैल्यू होती है। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4142, ये रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू होती है। चलो ठीक है, मैंने 4 का रूट किया तो इसकी वैल्यू 2 आई। मैंने 9 का रूट किया तो इसकी वैल्यू 3 आई। 4 का रूट करने से 2 आया है, 9 का रूट करने से 3 आया है। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो वापस 4 आएगा, और अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो वापस क्या आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी संख्या की रूट की वैल्यू मेरे पास है तो उस संख्या का वापस उसकी पावर कर देने से वो नंबर वापस आ जाता है। अगर कोई संख्या है जिसका रूट मेरे पास है कि इसकी वैल्यू ये है, तो इस रूट वाली संख्या का वापस पावर कर देने से वो संख्या आ जाती है जिसका मैंने रूट लिया था। जैसे 4 का रूट है, ये कितना आया, 2 आया, तो 2 का स्क्वायर करने से वापस 4 आ जाएगा। 9 का रूट करने से क्या आया, 3 आया, तो 3 का स्क्वायर करने से वापस क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन यूट्यूब के ऊपर कंटिन्यू रहेंगी क्लासेज, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर करने से 9 आएगा, तो 9 का रूट करने से वापस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये जो रूट 4 है ये परिमेय संख्या है, रूट 9 है ये परिमेय संख्या है। जैसे ये लिख दिया मैंने कि 4/9 का रूट है, 4/9 का रूट है, तो इसको आप लिख सकते हो 2/3 लिख सकते हो। तो यहाँ पर रूट में लिखा हुआ है 4/9, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि कारण क्या है, ये दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, स्क्वायर नंबर हैं, और जैसे इसका हम वर्गमूल करेंगे, रूट लेंगे, तो इसका पूरा पूरा मान आ जाएगा। 4/9 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है 2/3। अब देखो, यहां पर अगर रूट 2 की वैल्यू 1.4142 है, तो अगर अब उसी लॉजिक से सोचे तो 1.4142 है, इसका स्क्वायर करने से वापस 2 आना चाहिए। अगर रूट 2 की वैल्यू 1.4142 है, 1.4142 है, तो वापस इसका रूट करने से, स्क्वायर करने से क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। रूट 3 का मान 1.732 है, तो 1.732 है, इसका स्क्वायर करने से क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ध्यान रखिए, यदि किसी संख्या का रूट करने से उसकी कोई वैल्यू आई है, तो उस वैल्यू का वापस स्क्वायर करने से वो संख्या आ जाएगी जिसका हमने रूट किया था। रूट 2 का मान है ये रूट 3 का मान है, तो इससे रूट 2 का मान है, इसका स्क्वायर करने से 2 आना चाहिए। इस रूट 3 का स्क्वायर करने से या इस 1.732 का स्क्वायर करने से 3 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1.4142 का स्क्वायर करोगे तो 2 नहीं आएगा, एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट 2 आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो एग्जैक्ट 3 नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट 3 आएगा, लगभग 3 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया है, ये रूट 2 है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रूट 3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये जो मान है ये अप्रोक्सीमेट मान है, ये लगभग मान है, ये लगभग मान है। उसका मैं कारण बताता हूं आपको। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप उसका जब स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो भाग विधि यूज करते हैं। कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप उसका स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए भाग विधि यूज करते हैं, डिवीजन मेथड यूज करते हैं। तो जब तक संख्याएं लिख रहे हो तब तक तो आप उसका वर्गमूल ले लो। जैसे ही संख्या खत्म होती है उसके बाद में हम आगे डेसिमल में संख्याएं लिखते हैं। जैसे मुझे 2 का रूट करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये आ जाएगा, और फिर यहाँ से इसके आगे फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, भाग गया एक बार, फिर 1 बच गया,
फिर 1 में 1 जुड़ेगा तो ये 2 हो जाएगा, इसके आगे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 के आगे 4 लेके 4 से गुणा करूंगा, 24 का 4 गुणा 96, ये 96 आ जाएगा, यहाँ 4 आया है, इसमें 4 जोड़ूंगा, ये 28 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पॉइंट लग जाएगा क्योंकि संख्याएं खत्म हो चुकी हैं, यहाँ 4 आएगा और ये सिस्टम चलता रहेगा। इस तरीके से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। ये भाग विधि होती है। आगे हम जब वर्गमूल, घनमूल यानी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो जब संख्याएं, आप मत पढ़ाते उसका ये बराबर उसका वो, इसके बहुत क्वेश्चन सोल्व हो गए इजी में। चलो थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं, उसका जब स्क्वायर रूट ज्ञात करते हैं तो हम भाग विधि यूज करते हैं। अगर वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती तो फिर नीचे 0 शेष बचता। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो नीचे 0 नहीं बचेगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी। दशमलव के बाद में इस प्रोसेस को आप एंडलेस टाइम तक चलते रहते हैं। ये आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अनंत बार दशमलव आएंगे। ठीक है, अनंत बार दशमलव आएंगे। जो भी संख्या है, जैसे यहाँ से डिजिट खत्म हो जाती हैं उसके बाद में डेसिमल लगता है, इन्फिनिटिव टाइम आगे नंबर्स आएंगे। ये फिर अनंत प्रोसेस में चलता रहता है। ऐसी संख्याएं जितनी भी होती हैं, अगर उनको इस तरीके से रूट में लिखा हुआ है, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इर्रेशनल नंबर होती हैं, इर्रेशनल नंबर होती हैं। ध्यान रखना, इरेशनल नंबर होती हैं। जैसे √2 है, ये अपरिमेय संख्या है। ये इसका मान 1.4142 नहीं होता है, लगभग 1.4142 होता है। ऐसे ही √3 है, √3 की वैल्यू 1.732 नहीं होती है, 1.732 नहीं होता है, लगभग 1.732 होता है, अप्रोक्सीमेट 1.732 होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे मैं क्यूब रूट 27 करता हूं, क्यूब रूट 27 की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। क्यूब रूट 27 का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन मैं अगर ऐसे कहूं कि क्यूब रूट 28 का मान क्या होगा? क्यूब रूट 28 का मान क्या होगा? सॉरी, क्यूब रूट है ये, क्यूब रूट है। क्यूब रूट 27 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। लेकिन क्यूब रूट 28 है, इसकी वैल्यू होगी 3.xyz। जो भी मान है 3 पॉइंट कुछ होता है। यानी आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लगभग मान ज्ञात कर सकते हैं। बुक की पीडीएफ है, वो आपको ऐप के ऊपर ही मिल जाएगी। लगभग मान जो ज्ञात करते हैं, ये सारी संख्याएं जो होती हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये रेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है। लेकिन ये संख्या है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। एक तो आप देख लीजिए, इन रूट वगैरह के आधार पर आप संख्याओं को रेशनल और इरेशनल में समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आपको मैं 1-2 एग्जाम्पल और देता हूँ, समझना। एग्जाम में पूछे हुए हैं, पूछते रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है। जिनका ऑलरेडी ऑफलाइन एडमिशन है, वो अभी आप ऐप के ऊपर क्लास ले लीजिए और वो क्लासेज आपको मिल जाएंगी। डेली 2 क्लास डाली जाती हैं। एक क्लास अर्थमेटिक की डाली जाती है और एक एडवांस मैथ्स की डाली जाती है। आप उसके वीडियो क्लासेज रहती हैं, आप वो क्लास अटेंड कर लीजिए। जिनका भी ऑफलाइन एडमिशन है या जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या जिनका सिलेबस अभी चल रहा था और बीच में क्लासें अपने को लॉकडाउन के कारण बंद करनी पड़ी थी, वो सारे स्टूडेंट वहाँ क्लास ले सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर ये चलती रहेगी। ठीक है, कितने दिन रहेगी? ये हमेशा जब तक आपका ये चैप्टर्स हैं तब तक ये चलती रहेगी। ठीक है, आगे देखिए आप, ये परमानेंट रहेगा। हाँ, आप बस ये है, यूट्यूब के ऊपर ये जो क्लासेज हैं ये फ्री रहेंगी। अभी दोनों का सेम बैच है, यूट्यूब और ऐप के ऊपर एक ही बैच है। उसके बाद में बैच अलग अलग रहेंगे, यूट्यूब के ऊपर अलग बैच रहेगा और ऐप के ऊपर अलग बैच रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे। देखिए 22/7 है या 3.14 है। 22/7 है
या 3.14 है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, एक परिमेय संख्या है। 3.14 है, इसको भी 314/100 लिखा जा सकता है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाई का मान 22/7 यूज किया जाता है। जब भी हम कोई कैलकुलेशन में पाई यूज करते हैं, एलजेब्रा में या ट्रिग्नोमेट्री में या इसमें ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, जहां भी पाई की वैल्यू यूज की जाती है, पाई का मान 22/7 यूज किया जाता है। अगर डेसिमल में दिया गया है तो पाई की वैल्यू हमें 3.14 भी दी जा सकती है। अब यहाँ पर दो बातें देखिए आप। पाई का मान 22/7 हमें बताया जाता है, पाई का मान 3.14 हमें डेसिमल में बताया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो 22/7 है ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई खुद जो है ये अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। 22/7 परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन पाई है ये खुद अपरिमेय संख्या है। यहाँ पाई अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, लेकिन ये 3.14 है, ये क्या हो जाएगा, पाई है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो 3.14 है ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम लगभग मान में यूज करते हैं, ये पाई का 22/7 है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ये भी पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो जो लगभग मान होते हैं वो सारी चीजें जो होती हैं वो लगभग मान वाले जो वैल्यूज होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एग्जैक्ट वैल्यू वाली जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। पाई है, इसका मान कभी 22/7 या 3.14 नहीं होता है, लगभग 22/7 होता है, लगभग 3.14 होता है। आपको 22/7 के लिए पूछे, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। आपको 3.14 के लिए पूछे, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन आपको पाई के लिए पूछे तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई के लिए पूछे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। याद रखना, आप पाई के बारे में पूछ रहे थे, ये पाई के अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं, लगभग मान है। आपको मैंने YouTube पर पढ़ने में डिफरेंस तो नहीं आएगा ना। डिफरेंस ये होगा कि मेट्रो प्रैक्टिस में थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है कि जो प्रैक्टिस का कंटेंट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बाकी पढ़ाने में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे यहाँ जिस हिसाब से पढ़ाऊंगा उस हिसाब से वहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, वहाँ प्रैक्टिस के लिए, वहाँ जो टेस्ट वगैरह हैं उनके लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, वो फर्क रहेगा थोड़ा सा। ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए नो वाले बैच की क्लास फ्री रहेगी क्या? ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए इस नो वाले बैच की क्लास फ्री नहीं रहेगी, उनके लिए फ्री रहेगा। 2 क्लास डाली जा रही हैं आपके ऐप के ऊपर, एक क्लास अर्थमेटिक की और एक एडवांस की। तो वो रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, आप उनको देख लीजिए, वो पूरा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। या फिर जब ऑफलाइन क्लासेज यहाँ से स्टार्ट होंगी, जब अपने को सरकार की तरफ से अनुमति मिलेगी, उस टाइम आप आके क्लास ले सकते हैं, उस टाइम आपके लिए अवेलेबल रहेंगी वो क्लासें। उसके लिए किसी के कार्ड की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है तो वो कोई चिंता नहीं है। जो भी स्टूडेंट मेरे पास पढ़ा हुआ है या पढ़ रहा था उन सबको मैं पढ़ाऊंगा जिस दिन से ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी उस दिन से, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखिए आप। परिमेय संख्याओं को फिर आगे क्लासिफाइड किया जाता है। परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं, इनको फिर आगे क्लासिफाइड किया जाता है। एक तो होती हैं
प्राकृत संख्याएं जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना हमेशा, मैं अचानक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा सकता जो कि आपको अट्रैक्टिव या आकर्षक लगे। मुझे उस सिस्टम से ही चलना पड़ेगा जिस सिस्टम से ये चीजें समझ में आती हैं आपके। एक स्टेप से दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप से तीसरी स्टेप। अब ये चीजें आसान भी लग सकती हैं आपको, और हो सकता है आपको जिस लेवल की तलाश है वो आपको 3-4 दिन बाद में स्टार्ट हो, तो अपने को स्टेप्स वाइज चलना पड़ेगा। रेशनल नंबर को हम अगर बांटें, प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, इसके अलावा पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं हैं जिनको हम होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं हैं जिनको होल नंबर बोलते हैं। इसके अलावा पूर्णांक हैं जिनको हम इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक हैं। प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, इनको व्यक्त किया जाता है एन से। कैपिटल एन भी हो सकता है, स्मॉल एन भी हो सकता है। होल नंबर हैं, इनको व्यक्त किया जाता है डब्ल्यू से, और जो इंटीजर होते हैं उनको व्यक्त किया जाता है आई से। आई से व्यक्त किया जाता है। रेशनल नंबर हैं, 3 तरह से हो जाते हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। इसके अलावा जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं या फ्रैक्शन होते हैं, वो सारे भी परिमेय संख्याएं होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो फ्रैक्शंस हैं, उनको अलग पढ़ेंगे। फ्रैक्शन में 2 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। एक तो वो फ्रैक्शंस जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, जो रेशनल फ्रैक्शन होते हैं, और दूसरे डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, दशमलव भिन्न होती हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन को रेशनल में और रेशनल को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। ये सारी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। फ्रैक्शन में और नॉर्मल परिमेय संख्या की बात हम करते हैं। परिमेय संख्या है उसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, और जो भिन्न होती हैं, फ्रैक्शंस होती हैं, भिन्न जो होती हैं, उनको भी हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं। अब दोनों में फर्क क्या हो गया? इसका मतलब तो हर भिन्न संख्या परिमेय संख्या होनी चाहिए, या ये कह सकते हैं कि हर परिमेय संख्या है वो भिन्न संख्या होनी चाहिए। तो उसमें कंसेप्ट क्लियर करना ही आकर्षक होता है, जो आप करा देते हैं। ठीक है, थैंक यू। ध्यान रखना हमेशा, परिमेय संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना मैंने आपको बताया। मैंने कहा कि फ्रैक्शंस होती हैं जो भिन्न संख्या हैं, उनको भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। तो इन दोनों में फिर फर्क क्या हो गया? इसके लिए आपको ध्यान रखना है, हर भिन्न संख्या, हर फ्रैक्शन परिमेय संख्या होता है, लेकिन हर परिमेय संख्या है वो भिन्न नहीं होता है। यहां पर मैंने आपको कंडीशन बताई थी, Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू क्या? 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। भिन्न संख्याएं होती हैं, उनको भी P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ 3 शर्त हैं, 3 कंडीशन हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। पहली बात है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, P का मान 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है, Q का मान 1 भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर कोई भिन्न है या फ्रैक्शन है तो उसके लिए 3 शर्तें हो जाएंगी। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 1 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ये कहूँ कि 0/7 है, तो 0/7 तो 0 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि 7/0 है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि 7/1 है, तो ये 7 हो जाएगा। 7/1 है, ये परिमेय संख्या तो होता है, ये परिमेय संख्या तो होता है, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। ये फ्रैक्शन या भिन्न नहीं होता है, क्योंकि ये एक पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन नहीं कह सकते हैं। हाँ, परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है। तो ये जो इसके लिए आप समझ लीजिए, परिमेय संख्या में और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटी होती है। अब आगे देखिए आप।
नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, जिनको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, और इंटीजर हैं, जिनको हम पूर्णांक बोलते हैं। नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर हैं, जिनको हम पूर्णांक बोलते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं हैं, ये एक से डिविजिबल होती हैं, एक का भाग पूरा पूरा जाता है। इंटीजर होते हैं, वो एक से डिविजिबल होते हैं। होल नंबर हैं, वो एक से पूरे डिविजिबल होते हैं। या ये कह सकते हो एक के गुणज होते हैं, या ये कह सकते हो इनमें से कोई सा भी फ्रैक्शन नहीं होता है, इनमें से कोई सा भी फ्रैक्शन नहीं होता है, भिन्न के रूप में नहीं होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि इनका जो P अपॉन Q फॉर्म होता है, उसमें Q का मान 1 होता है, Q का मान 1 होता है। और जब भी Q का मान 1 होगा तो उस संख्या में फिर केवल P के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे P अपॉन 1 है, इसको केवल P लिखा जा सकता है, केवल अंश के रूप में संख्या लिखी जा सकती है। तो ये तीनों में ये बात लागू होगी, ठीक है ना। ये नेचुरल नंबर में भी लागू होगा, होल नंबर में भी लागू होगा, और ये इंटीजर में भी लागू होगा। ये तीनों में लागू होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं, वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे चलती हैं, और ये n तक चलती हैं। n कितना भी वैल्यू हो सकता है, आगे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। होल नंबर होते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, और इनको आगे W तक आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें बस ध्यान रखना है, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, ये 1 होती है। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, वो 0 होती है। तो आप ये ध्यान रख लेना कि 0 अगर इंक्लूड है, 0 से स्टार्ट किया है, तब तो वो होल नंबर होगा। और अगर 0 इंक्लूड नहीं है, 0 को शामिल नहीं किया है, तो वो सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं, ठीक है। आपको ये कहा जाता है nवीं प्राकृत संख्या क्या है, या xवीं प्राकृत संख्या क्या है। तो xवीं प्राकृत संख्या x ही होती है, nवीं प्राकृत संख्या xn ही होती है, 7वीं प्राकृत संख्या 7 होती है, 12वीं प्राकृत संख्या है, ये 12 होती है, 18वीं प्राकृत संख्या है, ये 18 होती है, 7th 7 होगी, 12th 12 होगी, 18th 18 होगी। जो भी नेचुरल नंबर है, इतनी भी nवीं प्राकृत संख्या क्या होगी, तो n ही होती है। 7वीं प्राकृत संख्या 7 है, 12वीं प्राकृत संख्या 12 है, 18वीं प्राकृत संख्या 18 है, nवीं प्राकृत संख्या n हो जाएगी, xवीं प्राकृत संख्या x हो जाएगी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा फर्क रहेगा, आगे पीछे का थोड़ा फर्क रह सकता है। लेकिन अगर हमें यह कहा जाए कि xवीं पूर्ण संख्या क्या है, xवीं पूर्ण संख्या क्या है, xवीं पूर्ण संख्या आपको बतानी है कि xवीं पूर्ण संख्या क्या है। तो xवीं पूर्ण संख्या है, ये हमेशा x-1 होती है। xवीं पूर्ण संख्या हमेशा x-1 होती है, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से स्टार्ट हो जाती है। आपसे पूछे xवीं पूर्ण संख्या x-1 होती है, आपसे पूछे 7वीं पूर्ण संख्या क्या होगी, तो 7वीं पूर्ण संख्या 6 होती है। क्योंकि 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 7 संख्याएं हो जाएंगी। तो 7वीं पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आपसे पूछे 43वीं पूर्ण संख्या क्या है, 43वीं पूर्ण संख्या क्या है, तो 43वीं पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 42 हो जाएगी। कई बार हम लापरवाही में इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं और हमसे गलतियां हो जाती हैं। जैसे आपसे ये पूछ लिया, हम आगे पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स की कैलकुलेशन पढ़ेंगे, प्राकृत संख्याओं के योग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है
प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैं आगे के लिए थोड़ा सा अभी इसके बारे में डिटेल्स थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं 10 गुणा 11/2। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का 10 प्राकृत संख्याओं का योग है, ये इससे 5 बार कट जाएगा और 11 का 5 गुणा कितना आ जाएगा 55। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या है, तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग होने का मतलब है 0 से स्टार्ट होंगी और 0 से लेके 9 तक होंगी। 0 से लेके 9 तक होंगी, तो ये संख्याएं प्राकृत पूर्ण संख्याएं तो 10 हुई, लेकिन हम 0 को अगर जोड़ते हैं तो 0 तो शामिल खुद योग में हो चाहे न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 0 से 9 तक को संख्याओं को जोड़ दो, चाहे 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ दो, तो ये फिर हो जाएगा कि 9 प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। प्रथम 10 है, 10 पूर्ण संख्या है, 10वीं पूर्ण संख्या है, 10वीं पूर्ण संख्या है, वो बराबर होता है 9वीं प्राकृत संख्या होता है। आप ये समझ लीजिए 10वीं पूर्ण संख्या है वो 9वीं प्राकृत संख्या हो जाएगा। nवीं प्राकृत संख्या है, nवीं प्राकृत संख्या है वो n-1वीं पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको 9 ही प्राकृत संख्याओं का योग याद करना है, इसलिए 9 गुणा 10/2 हो जाएगा और इसको इससे काट दीजिए और ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तब आंसर 55 आ जाएगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, तब आंसर 45 आ जाएगा। ध्यान रखना है प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में, प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता है, पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल होता है। ठीक है, आगे देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, धन पूर्णांक जिनको हम पॉजिटिव बोलते हैं, ऋण पूर्णांक जिनको हम नेगेटिव बोलते हैं, और उदासीन पूर्णांक जिनको हम न्यूट्रल बोलते हैं। पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, ऋण पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर, उदासीन न्यूट्रल पूर्णांक। न्यूट्रल या उदासीन पूर्णांक है ये 0 होता है, उदासीन पूर्णांक 0 होता है, ये 0 है। 0 से बड़ी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 है, ये धन पूर्णांक होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और ये कहाँ तक चले जाते हैं i तक। 0 से छोटी संख्याएं हैं -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -i तक आ जाते हैं और ये होते हैं ऋण पूर्णांक होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं। ध्यान रखना 3 तरह के इंटीजर होते हैं, 3 तरह के पूर्णांक होते हैं। 0 खुद उदासीन पूर्णांक है, एक 0 खुद न्यूट्रल है, उदासीन पूर्णांक है। 0 से बड़ी संख्याएं हैं वो धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव होती हैं, 0 से छोटी संख्याएं हैं वो ऋण पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर होते हैं। 3 तरह के होते हैं, ध्यान रखना है। इनकी जरूरत कहाँ पड़ गई या इसकी कैसे जरूरत पड़ गई, ये चीजें कई बार आपके लिए डिफरेंस बना देती हैं। कई बार जब आप कैलकुलेशन करते हो तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो, द्विघात समीकरण को सोल्व कर रहे हो, और उस टाइम यदि ये कहा जाता है कि कोई संख्या है, कोई प्राकृत संख्या है जिसकी कोई कैलकुलेशन दिया जा रहा है, और एक जगह लिखा हुआ है कोई पूर्णांक है जिसकी कोई कैलकुलेशन दी जा रही है, कि ऐसी कोई प्राकृत संख्या क्या होगी। एक जगह शब्द लिखा हुआ है, लैंग्वेज लिखी हुई है, ऐसा पूर्णांक क्या होगा। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर आए आपके पास, जैसे एक तो आया -3 और एक आया 2। -3 और क्या आया 2 आया। अब अगर प्राकृत संख्या शब्द दिया गया है
कि ऐसी कोई प्राकृत संख्या, तब आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे शब्द दिया गया है, ऐसी लैंग्वेज दी गई है, ऐसी भाषा में दिया गया है कि ऐसा कोई पूर्णांक, तो पूर्णांक की बात आती है तो 2 भी आपका आंसर होगा और -3 भी आपका आंसर होगा। अगर पूर्णांक शब्द दिया गया है तो फिर अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से या और कहीं भी अगर 2 आंसर बन रहे होते हैं तो पॉजिटिव वाला भी आपका आंसर होगा और नेगेटिव वाला भी आपका आंसर होगा। दोनों आंसर्स को मान्य किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि प्राकृत संख्या शब्द लिखा हुआ है तो भले ही आपके 2 आंसर आ रहे हैं कैलकुलेशन के, लेकिन फिर भी आप केवल पॉजिटिव आंसर को ही यूज करोगे, नेगेटिव आंसर को यहाँ यूज नहीं करोगे। अगर प्राकृत संख्या शब्द लिखा हुआ है तो फिर धनात्मक या ऋणात्मक लिखने की जरूरत नहीं है, धन या ऋण लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं हैं ये हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं। लेकिन पूर्णांक शब्द लिखा हुआ है तो आपको अगर इन दोनों में से कोई एक ही आंसर चाहिए तो या तो लिखेगा कोई धन पूर्णांक है या लिखेगा कोई ऋण पूर्णांक है, या तो लिखेगा कोई पॉजिटिव इंटीजर है या लिखेगा कोई नेगेटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मेंशन करने की जरूरत पड़ती है कब, जब इंटीजर की बात होती है तब, जब 2 आंसर आ रहे हों तब। लेकिन अगर नेचुरल नंबर दिया गया है तो पॉजिटिव या नेगेटिव को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको गुड मॉर्निंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अब देखिए आप आगे समझो इसको। आप जो भी स्टूडेंट क्लास लेते हैं, यूट्यूब के ऊपर क्लास लेते हैं या ऐप के ऊपर क्लास लेते हैं, क्लास लेने के बाद में आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके साथी हैं, उनके साथ आप इन क्लासेज को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्लास ले रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले आगे की जो क्लासेज हैं उनके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, अपडेट आपको मिल सके। जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। आपके जो भी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको आप इस चीज़ के लिए कह सकते हैं कि वो अपने यहाँ से क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सबके लिए अवेलेबल है। आगे बात आती है कि जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर जो होता है उसमें कैलकुलेशन के कुछ रूल्स होते हैं। अब हम कुछ अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ेंगे। एक तो नेचुरल नंबर के ऊपर पढ़ेंगे, एक डिविजिबिलिटी के ऊपर पढ़ेंगे, और इसके बाद में हम रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय के ऊपर पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी में बहुत सारी बातें आ जाएंगी, लगभग बातें डिविजिबिलिटी में आ जाएंगी, और शेषफल प्रमेय है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा यूनिट डिजिट ज्ञात करना है या 10th डिजिट ज्ञात करना है, इकाई-अंक ज्ञात करना है, दहाई-अंक ज्ञात करना है, इकाई और दहाई के दोनों अंक ज्ञात करने हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर पे कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, नेचुरल नंबर पे किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। ठीक, इसमें सवाल बन जाते हैं, 1 से n तक नेचुरल नंबर का योग क्या होगा, 1 से n तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से n तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। आपसे पूछा जा सकता है 1 से n तक नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, उनके स्क्वायर का यानी वर्गों का योग क्या होगा, उनके घनों का योग क्या होगा। इस टाइप की सारी चीजें बनती हैं। उससे पहले, इनको समझने से पहले मैं आपको 2 बातें और बताऊंगा। ये बातें एलजेब्रा के साथ भी पढ़ी जाती हैं और ये बातें मैं आपको यहाँ अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम के साथ भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके लिए अलग से आप इनको रिप्लाई करते रहो इनके कमेंट्स के। ठीक है, हाँ, इनको मेंशन करते हुए सबको रिप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें आप देखिए, नेचुरल नंबर जो होते हैं उनमें कैलकुलेशन को समझने से पहले आपको प्रोग्रेशन को समझना जरूरी है। प्रोग्रेशन को समझना जरूरी है कि जब भी प्राकृत संख्याओं में कैलकुलेशन हम पढ़ेंगे उससे पहले प्रोग्रेशन को या श्रेणी को पढ़ना जरूरी है। प्रोग्रेशन या श्रेणी को समझना जरूरी है। तो मैं आपको आज पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। आज में कंप्लीट नहीं होगा, ध्यान रखिए। आज में
इसमें लिखने का काम बहुत कम है, समझने का है पूरा। बिल्कुल सही बात है हर्षित। प्रोग्रेशन है, श्रेणी जिसको बोलते हैं, ये 3 तरह से होती है। एक तो जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं एपी, एक गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं जिसको जीपी, एक हरात्मक श्रेणी होती है एचपी। 3 तरह की श्रेणी होती हैं, 3 तरह की प्रोग्रेशन होती हैं। इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, इसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। ठीक है, हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी है, ये योगात्मक होती है, ये गुणात्मक होती है। ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। योगात्मक यानी जुड़ते हुए कोई श्रृंखला आगे बढ़ रही है, गुणात्मक यानी गुणा होते हुए कोई संख्या आगे बढ़ रही है। ये प्रोग्रेशन होते हैं। प्रोग्रेशन को समझिए, उसके बाद में नेचुरल नंबर पर आएंगे वापस। श्रेणी या प्रोग्रेशन, उनमें सबसे पहले है समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको अंकगणितीय श्रेणी भी कहा जाता है। योगात्मक श्रेणी भी कहा जाता है। योगात्मक श्रेणी भी कहा जाता है। समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको हम अंकगणितीय श्रेणी कह सकते हैं। आप इसको योगात्मक श्रेणी कह सकते हो। इसमें जो नंबर्स होते हैं वो जुड़ते हुए सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, यानी आगे से पीछे की तरफ जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, कुछ न कुछ ऐसी संख्या होगी जो बराबर बराबर जुड़ती जाएगी। इस प्रकार की जो श्रेणी होती हैं, सीरीज होती हैं। हाँ, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों के लिए है निवेदिता, दोनों के लिए है। ऐसी जो श्रेणी होती हैं, ऐसी जो प्रोग्रेशन होती हैं, उनको हम समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कोई सीरीज आगे बढ़ रही है। 2 4 6 8 10 12 ऐसे कोई सीरीज आगे बढ़ रही है। 1 3 5 7 9 11 ऐसे कोई सीरीज आगे बढ़ रही है। ऐसे ही 7 14 21 28 35 ऐसे कोई सीरीज आगे बढ़ रही है। इसके अलावा मैं कुछ और प्रोग्रेशन लिख देता हूँ, जैसे 6 है, 11 है, 16 है, 21 है, 26 है, 31 है। ये कोई श्रेणी या प्रोग्रेशन है जो आगे बढ़ रही है। इसके अलावा 7 है, 12 है, 17 है, 22 है, 27 है, 32 है। ये कोई श्रृंखला है वो आगे बढ़ रही है। 1/4 है, 1/2 है, 3/4 है, 1 है, 5/4 है, 3/2 है। इस तरीके से कोई सीरीज आगे बढ़ रही है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और कोई श्रृंखला हो सकती है, 1 से 1/2 है, 2 से 1/2 है, 3 से 1/2 है, 4 से 1/2 है, 5 से 1/2 है। ऐसे कोई श्रृंखला हो सकती है। इस तरीके की कोई श्रेणी हो सकती है, श्रृंखला हो सकती है। ये क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं। ये क्या है? सम संख्याएं हैं, यानी इवन नंबर हैं। ये क्या है? विषम संख्याएं हैं, यानी ओड नंबर हैं। ये क्या है? किसी संख्या का पहाड़ा है, टेबल है। ये किसी संख्या का पहाड़ा या टेबल हो जाएगा। ये कोई टेबल नहीं है, ये टेबल है, लेकिन ये कोई टेबल नहीं है। लेकिन इनमें फिर भी एक खास बात आती है, जैसे यहाँ पर +5 हुआ, इसमें +5 हुआ, इसमें +5 हुआ,
इसमें +5 हुआ, इसमें +5 हुआ, यानी 5 जुड़ जुड़ के श्रृंखला आगे बढ़ रही है। पहले की तुलना में 5 ज़्यादा है, दूसरे की तुलना में 5 ज़्यादा है, तीसरे की तुलना में उससे अगला 5 ज़्यादा है। इस तरीके से यहाँ पर भी 5-5 जुड़ के आगे बढ़ रहा है। ये +5 है, ये +5 है, ये +5 है, ये +5 है। यहाँ पर हो रहा है ये +1/2 है, +1/2 है, ये +1/2 है। यहाँ पर हो जाएगा +1 हो जाएगा, +1 है, +1 है, +1 है। एक-एक जुड़-जुड़ के श्रृंखला आगे बढ़ रही है। इस तरीके की बराबर-बराबर संख्याएँ जुड़ रही हैं या बराबर-बराबर संख्याएँ घट रही हैं। ये घटते क्रम में भी हो सकता है, घटते क्रम में भी हो सकता है। जैसे 64 है, 55 है, ठीक है ना? इसके अलावा 46 है, 37 है, 28 है। ये श्रृंखला बढ़ रही है आगे। 64 है, 55 है, 46 है, 37 है, 28 है। इसकी तुलना में ये 9 कम है, -9 है। इसकी तुलना में ये कम है, -9 है। इसमें ये कम है तो -9 है। इससे ये कम है तो ये -9 है। तो ये घटते क्रम में श्रृंखला आगे बढ़ रही है। घटते क्रम का मतलब होता है नेगेटिव जुड़ना, ठीक है ना? तो सर मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ कोचिंग, हाँ कर सकते हो आप। कोई सेकंड ईयर में हो तो भी आपको कंपटीशन एग्जाम में तो आना है एक दिन। आप अपने कॉलेज के साथ साथ आगे बढ़ते रहिए। अब यहाँ पर मैं आपके सारी इन पर्सनल बातों का इतना जवाब तो दे नहीं सकता हूँ। आप एक काम करना, आप सेकंड ईयर में हैं, जहाँ भी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन या जो कुछ भी लेनी है, आप कुछ भी पूछना चाहें, आप एफबी के ऊपर कांटेक्ट कर लेना, जो भी कुछ पूछना हो। ये मेरी एफबी आईडी है, जिसके ऊपर आप मैसेज करके कोई भी आपको डिस्कस करना है, कुछ भी पूछना है, आप इसके ऊपर पूछ सकते हो। यहाँ मैं आपके पर्सनल बातों के रिप्लाईज नहीं दे सकता, क्योंकि क्लास है, पढ़ाना ज़रूरी होता है, ठीक है। आप गणेश चौधरी के नाम से मेरी आईडी है, इसके ऊपर आप पूछ सकते हैं, या फिर कोचिंग के नंबर हैं उसके ऊपर कॉल करके, इस नंबर पे कॉल करके आप कोई भी जानकारी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये कोचिंग के परमानेंट नंबर हैं, जिनके ऊपर आप इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, कोई भी बात पूछना चाहें तो, ठीक है। कोई बात नहीं है, आप ऐप भी यूज नहीं करते तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। इस नंबर पे कॉल कर लेना आप, ठीक है ना? ये नंबर है, आप ऐप भी यूज नहीं करते, कोई बात नहीं है, आप इस पे कॉल कर लेना। आगे पढ़ते हैं। देखो, मैं एक सीरीज को लिखता हूं, ऐसे आगे बढ़ रही है। ये कोई प्रोग्रेशन है, ये समांतर श्रेणी है, ये आगे बढ़ रही है। इसको आप इस तरीके से लिखा है, 7 है, 12 है, 17 है, 22 है, 27 है, 32 है, 37 है। समझने के हिसाब से देखिए आप इसको, ठीक है। ये श्रृंखला का प्रथम पद होता है, जिसको हम A1 कहेंगे, इसको A2 कहते हैं, ये A3 है, ये A4 है। आगे मैं बाद में आपको ये बताऊंगा कि इस A1 को A के ही रूप में ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम अलग अलग रूप में समझें, A1, A2, A3, A4, आप एक बात देखना हमेशा, A2 और A1 का जो डिफरेंस है, A3 और A2 का जो डिफरेंस है, A4 और A3 का जो डिफरेंस है, A5 और A4 का जो डिफरेंस है, ये सब में कांस्टेंट मिलेगा आपको। अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये नियत है, अगर ये बराबर रहता है, तो ये समांतर श्रेणी होती है।
अदरवाइज ये समांतर श्रेणी नहीं होती है। आप इसको फिर एपी या समांतर श्रेणी नहीं बोल सकते हैं, आप इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते हैं। ध्यान रखना आपका। आपका स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग ज्वाला प्रसाद, लोकेश जीत, राहुल सैनी, पिंटू सैनी, अनिल चौधरी, विक्रम सिंह। ठीक है, और बातें अपन बाद में करेंगे। ठीक है, हाँ। 12 और 7 का जो डिफरेंस है वो 5 है। 17 और 12 का डिफरेंस 5 है। 22 और 17 का डिफरेंस 5 है। 27 और 22 का डिफरेंस 22 है। ये हमेशा बराबर रहता है। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, चौथे में से तीसरा घटाओ, 5 में से चौथा घटाओ। ए एन में से ए n-1 वाला पद घटाओ हमेशा। ये हमेशा बराबर मिलेगा आपको। आपको आगे वाली स्टेप से पीछे वाली स्टेप का जो डिफरेंस है वो हर जगह बराबर मिलेगा। यहाँ 5 का अंतर है, 17 में से 12 5 है, 22 में से 17 घटाएंगे 5 है, 27 और 22 का अंतर 5 है, 22 और 27 का अंतर 5 है, 37 और 32 का अंतर 5 है। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, तभी इसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तभी आप कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या आप ये कह सकते हैं ये एपी है। ठीक है, ये जो इक्वल डिफरेंस होता है, अब आप इसको समझ लीजिए। आगे देखो, मैं आपको इस श्रेणी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। ये इस प्रोग्रेशन का पहला पद है, इसको मैं केवल ए से ही व्यक्त कर रहा हूं। ये कोई भी श्रेणी है, प्रोग्रेशन है, उसका पहला पद है जिसको केवल ए से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका पहला पद हो जाएगा। मान लीजिए ये श्रृंखला यहां तक जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पदों तक जा रही है, तो ये इसका 7वां पद हो जाएगा, जिसको हम टर्म एन बोलते हैं। जैसे यह 7वां पद है, इसलिए इसको T7 कह देंगे। ये इसका अंतिम पद हो जाएगा, जिसको हम एनवां पद बोलते हैं। ये इसका अंतिम पद है, लास्ट टर्म है, जिसको हम Tn से व्यक्त करते हैं। जैसे इस प्रोग्रेशन में इस श्रेणी में 7 पद हैं, तो इसको हम T7 कह देंगे। अगर मान लीजिए ज्यादा होते तो इसको फिर हम T8 T9 ऐसे कह सकते थे। यहाँ 7 पद हैं, इसलिए Tn का मतलब यहाँ हो जाएगा T7 हो जाएगा। ठीक बात है। 64 55 46 37 28 19, हाँ सही बात है। 19 के बाद में आगे फिर 10 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। अब देखो यहाँ पर 2 पदों के बीच का जो अंतर होता है, A2 से A1 का अंतर, A3 से A2 का अंतर, A4 से A3 का अंतर, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये जो अंतर होता है इसको यूनिवर्सल डिफरेंस कहा जाता है, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करेंगे। अंतर है, इसको हम सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर या यूनिवर्सल डिफरेंस। यूनिवर्सल डिफरेंस है, सार्वंतर है, इसलिए हम इसको यहाँ D से व्यक्त करेंगे। कुल कितने टर्म हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कुल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 7 हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसको हम नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसको व्यक्त करते हैं किससे? एन से। ध्यान रखना, मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में बता रहा हूँ। आप अकेले पढ़ा रहे हो, सर कैसा फील आ रहा है? क्लास में अकेले पढ़ा रहा हूँ। देखो फील की बात ऐसी है, जैसी अपन सोच बनाते हैं वैसा ही फील आ जाता है। अगर मैं ये सोचूं कि क्लास में कुछ अजीब सा लग रहा है, पहले आप सब लोग सामने बैठे रहते थे, अब कोई क्लास में नहीं है, अकेला एकदम खाली क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो हम जैसा सोचेंगे वैसा ही फील आ जाता है। उस टाइम उस नज़रिए से सोच लेते थे, इस टाइम इस नज़रिए से सोच लेते हैं। अब ये मान लेता हूँ कि आप जहाँ क्लास ले रहे हैं वहाँ पर मेरे साथ हैं, ठीक है ना? तो जैसी कंडीशंस होती है वैसी हमें फिर साइकोलॉजी बना लेनी चाहिए। ठीक, अपने पास क्या होना चाहिए वो कई बार बस की बात नहीं होती है। उस कंडीशन में जो है उसमें अपने को संपूर्ण होने की कोशिश करनी चाहिए। इस टाइम ये पॉसिबल नहीं है कि आप मेरे सामने हो, इसलिए मुझे यही सही लगता है कि आप जहाँ भी अवेलेबल हो मैं आपको वहीं मान लूँ कि आप वहीं मेरे साथ जुड़े हुए हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है वो हम एक जगह हों, हम दूर रह के भी जुड़े हुए रहते हैं।
ठीक है, अब देखिए दोबारा बता रहा हूं, पहला पद है जिसको हम ए से व्यक्त करते हैं। दो पदों का जो अंतर होता है उसको हम, अगर संख्या बढ़ती जा रही है तो ये अंतर पॉजिटिव होता है, अगर संख्याएं घटती जा रही हैं तो इस अंतर को हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो एक से दूसरे पद का जो अंतर होता है उसको हम सर्वांतर बोलते हैं, यूनिवर्सल डिफरेंस बोलते हैं। इसको हम व्यक्त करेंगे किससे? डी से। ठीक है, अंतिम पद जो होता है उसको हम टी एन से व्यक्त करते हैं। मैं इसको कई जगह एल से भी व्यक्त करूंगा, एल, एल यानी लास्ट टर्म, अंतिम पद है। इसको टी एन या इसको एनवा पद भी कहते हैं, इसको एनवा पद भी कहते हैं, इसको अंतिम पद भी कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं। जहां आपकी सीरीज या प्रोग्रेशन है वो पूरी हो जाती है तो इसको आप टी एन से भी व्यक्त करेंगे, एल से भी व्यक्त करेंगे। मैं एल से व्यक्त करूंगा, वैसे जो रेडीमेड फॉर्मूले होते हैं वहां आपको टी एन लिखा हुआ मिलेगा। जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, पदों की जो संख्या होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे हमने गिने, तो यहाँ पर कुल 7 पद आए हैं। उनको हम नंबर ऑफ टर्म्स को किससे व्यक्त करेंगे? एन से व्यक्त करेंगे। एन यहाँ क्या हो जाएगा? पदों की संख्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे? एन हो जाएंगे। पदों की संख्या क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी। इसके अलावा देखिए आप, अगर पूरी प्रोग्रेशन है, पूरी श्रेणी है, उसका हम योग करते हैं, 7 + 12 + 17 + 22 ऐसे, 7 + 12 + 17 + 22 + 27 + 32 + 37, अगर ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, इनको हम आपस में जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इनका जो योग होता है, इनका जो सम होता है, उसको हम एस एन से व्यक्त करते हैं। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग होता है, इसको हम एस एन से या एन पदों के योग से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना है। बहुत मिस कर रहा हूँ सर क्लास को। चलो कोई बात नहीं है, मिल लेंगे हम जल्दी ही। सर ये वीडियो रिकॉर्ड होगी ना? बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड रहेगी। एक बार क्लास को बताना सर, बिल्कुल सबको बताया है मैंने। मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। जब लॉकडाउन ओपन होगा तो हम ऑफलाइन क्लास भी ले सकेंगे जैसे पहले लेते थे आप, और ऑनलाइन, अब दोनों फॉर्म में रहेगी अपनी क्लास, ऑनलाइन भी रहेगी, ऑफलाइन भी रहेगी। जिसको जैसे सूट करेगा वो वैसे पढ़ लेगा। ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे वो ऑनलाइन पढ़ लेंगे, और लॉकडाउन ओपन होने के बाद में जब हमें क्लासों की परमिशन मिल जाएगी, जब हम क्लास करने के लिए हमें स्वीकृति मिल जाएगी, उसके बाद में आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। अभी केवल ऑनलाइन पढ़ेंगे आप, ठीक है ना? देखिए आप आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना होता है हमें, या टी एन ज्ञात करना होता है, या आपको एल ज्ञात करना होता है। जैसे मैं इसी को लिख देता हूँ, 7 12 17 22 ऐसे लिख दिया कि इसका 7वां पद क्या होगा? 7 12 17 22, 7 12 17 22, ये प्रोग्रेशन है, ये श्रेणी लिखी हुई है। इसका 7वां पद क्या हो जाएगा? 7 है, 12 है, 17 है, 22 है। इस प्रोग्रेशन का 7वां पद क्या हो जाएगा? आपसे ये पूछ लिया, इसका एनवां पद क्या हो जाएगा? ऐसे सवाल लैंग्वेज में मिलते हैं आपको, सिंप्लीफिकेशन या किसी भी चैप्टर में एक लैंग्वेज के रूप में आ सकते हैं। किस तरीके से आ सकते हैं लैंग्वेज के रूप में? जो दूर के स्टूडेंट्स हैं वो जयपुर नहीं आए थोड़े दिन, बिल्कुल नहीं आए, पास के हैं वो भी नहीं आए अभी। एक बार अभी आप घर पे रहो और घर पे ही रहते हुए पढ़ो आप, ठीक है ना? ये जो सीरीज दी गई है, प्रोग्रेशन दी गई है, इसका एनवां पद पूछा है, इसका हमसे 7वां पद पूछा है कि इसका 7वां पद क्या हो जाएगा। अगर हमें ये ज्ञात करना है, पहले कुछ बातें देखिए। ए का मान कितना है? 7। डी का मान कितना है? 5। क्योंकि अंतर होता है वो डी होता है, डी का मान क्या हो जाएगा? 5। कौन सा पद पूछा है? 7वां पद पूछा है, इसलिए एन का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ध्यान रखना है, जहां से आपकी सीरीज स्टार्ट होती है वह इसका पहला पद होता है, जिसको हम ए से व्यक्त करते हैं। ए का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आगे से पीछे वाले पद का जो अंतर होता है वो हमेशा डी होता है। 12 से 7 का अंतर डी है, 17 से
12 का अंतर डी है जो 5 है, 27 से 17 का अंतर डी है जो कि 5 है, तो ये सर्वांतर यहाँ क्या हो जाएगा 5। एनवां पद पूछा है, एनवां पद यहाँ 7वां पद है, तो एन का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमें पूछा है कि एनवां पद है, टी एन का मान क्या होगा, आपको एनवां पद ज्ञात करना है, टी एन का मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। तो आप ध्यान रखना हमेशा टी एन या ये कह सकते हैं एल, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। एन माइनस 1 इसलिए किया है कि जितने पद होते हैं उनमें से एक पद तो ए आ चुका है, समझना आप इस बात को, एक पद तो ए आ चुका है, इसका मतलब अब पदों की संख्या एक कम होगी, एक कम होगी तो एन माइनस 1 से ही गुणा किया जाता है, इसलिए एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। और ये कोई भी चाहे एल के लिए लिख दो तो भी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। एन माइनस 1 इसलिए किया है क्योंकि एक पद का काम ये खुद ए करता है, इसलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। जैसे मुझे इसका 7वां पद ज्ञात करना है, ये कोई समांतर श्रेणी दी गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, जिसको हम योगात्मक श्रृंखला भी कह सकते हैं। इसका मुझे 7वां पद ज्ञात करना है, तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए ए का मान क्या है 7 है, प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा 7 माइनस 1 हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा 6 गुणा 5, 7 प्लस क्या हो जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। 7 प्लस 30 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, जयपुर आने का मन कर रहा है, आ जाएंगे क्या? अभी मत आओ, जयपुर आने का मन कर रहा है, एक बार जो मन की मन में है उसको, मन की बात को मन में ही रखो। ठीक है, इसका एनवा पद ज्ञात करना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। एल भी अंतिम पद होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाए। अब ये लैंग्वेज में कैसे बनते हैं सवाल, लैंग्वेज में कैसे बनते हैं, भाषा में कैसे बन सकते हैं सवाल, उस चीज को समझिए। भाषा में ऐसे बन जाएगा सवाल, लैंग्वेज में ऐसे बन जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कोई पेड़ है जिसकी पहले महीने ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, अगले महीने ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, उससे अगले महीने उसकी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर हो जाती है, उससे अगले महीने उसकी ऊंचाई 22 सेंटीमीटर हो जाती है। कोई पौधा है ऐसा, आपसे पूछा जाता है 7 महीने में उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। कोई लोन है, ऋण है, जिसको आगे पे किया जाता है, किसी ऋण का भुगतान है, वो इस प्रकार से किया जाता है, पहले महीने 7 रुपए दिए जाते हैं, दूसरे महीने 12 रुपए दिए जाते हैं, तीसरे महीने 17 रुपए दिए जाते हैं, चौथे महीने 22 रुपए दिए जाते हैं, इस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है। आपसे पूछा जाता है 7वें महीने कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल हो जाएगा। 7वें महीने कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा, क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे पूछा जा सकता है कोई भिखारी किसी मोहल्ले में या किसी गली में भीख मांगना शुरू करता है, पहले घर से उसको 7 रुपए मिलते हैं, दूसरे घर से उसको 22 रुपए मिलते हैं, तीसरे घर से उसको 17 रुपए मिलते हैं, इस गली में 7 घर हैं, तो उसको अंतिम घर से कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये समांतर श्रेणी के हैं, एपी के हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हैं, ये एपी के एग्जाम्पल हैं, समांतर श्रेणी के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना है। फास्ट करूँ क्या? अभी एक बार फास्ट नहीं करेंगे, आराम से धीरे धीरे फास्ट करेंगे तो फिर समझ में नहीं आता है सबको। ठीक है, समझ में आना जरूरी है। फास्ट करने की बजाय अपन ये कर देंगे कि थोड़ा सा के क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, आगे जब अपने को जरूरत होगी कि सिलेबस धीरे चल रहा है तो अपन ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसे फास्ट करना सही नहीं रहता है, उससे थोड़ा सा फिर कई लोगों को समझने में दिक्कत आ सकती है। जैसे मैं एक सीरीज और लिख रहा हूँ, एक श्रेणी और लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे 13 है, 19 है, 25 है, ऐसे सीरीज लिखी जा रही है, और मुझे पूछ लिया इसका 11वां पद क्या होगा। ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो सीरीज है, इसका 11वां पद क्या होगा। 13, 19, 25 ऐसे सीरीज है, प्रोग्रेशन है, वो आगे बढ़ रही है, हमसे पूछा है इसका 11वां पद क्या हो जाएगा।
समझ रहे हैं? आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया, किसी कार की गति इस प्रकार से बढ़ना स्टार्ट होती है, पहले सेकंड में उसकी गति 13 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है, दूसरे सेकंड में उसकी गति 19 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है, तीसरे सेकंड में उसकी गति 25 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है, तो 11वें सेकंड में उसकी गति कितनी हो जाएगी? कोई कार है वो एक्सेलरेट हो रही है, क्योंकि जब चलना स्टार्ट होती है तो जरूरी नहीं है कि पहले सेकंड से ही वो उस गति पे पहुंच जाए। जैसे जैसे टाइम के साथ उसकी स्पीड बढ़ती है, तो 11वें सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पर देखिए आप, ए का मान क्या है? 13 है, ठीक है। आप ये देखिए, डी का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 13 और 19 का अंतर क्या है? 6 है। 19 और 25 का अंतर क्या है? 6 है, ठीक है। एन का मान कितना हो जाएगा? एन का मान क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और आपको पूछा है T11 का मान क्या हो जाएगा, या L का मान क्या हो जाएगा? 11वां पद क्या हो जाएगा? T11 कितना हो जाएगा? ये हमसे पूछा है। आपके आंसर भी आ गए हैं, सुरेंद्र कुमार के 73 आंसर आए हैं, ठीक है। नरेंद्र गुजर के सुरेंद्र कुमार के आए हैं 73। देखते हैं क्या आता है। ए की जगह 13 रख दीजिए, प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू सर्वांतर 6 हो जाएगा, क्योंकि डी का मान क्या है? 6। तो ये आ जाएगा, 11 में से घटाएंगे 10, 10 का 6 से गुणा 60, 13 और 60 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 73 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो इसका 11वां पद है वो कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। T11 की वैल्यू हो जाएगी 73, 73 हो जाएगी। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। जब भी कोई समांतर श्रेणी दी गई है, आपको अगर उसका प्रथम पद ज्ञात है, आपको अगर उसका अंतिम पद ज्ञात करना है, तो आपके पास ए होना चाहिए, आपके पास डी होना चाहिए, और आपके पास एन की वैल्यू होनी चाहिए। उससे आप उसका अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना? आगे देखिए, आप इसको क्लास को दोबारा देख लेना। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रही है या आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस क्लास को फिर दोबारा भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना? और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। कोई भी आपको क्लास लेने में दिक्कत आ रही है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, या कोचिंग के नंबर हैं उस पे ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, आपको उसके हिसाब से समाधान मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, आपको कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको सीरीज दे दी, जैसे ये दे दिया 13 है, 19 है, 25 है, ऐसे कोई सीरीज है जो आगे बढ़ रही है, ठीक है। इसमें एक नेगेटिव सीरीज चलती है, घटते हुए चलती है, उसका एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने लिया था 64 लिया था, 55 लिया था, 46 लिया था, ऐसे सीरीज आगे बढ़ रही थी। अब मैं आपको ये कह दूं कि इसका 13वां पद क्या होगा। ये जो प्रोग्रेशन दी गई है, ये जो श्रेणी दी गई है, इसका 13वां पद क्या हो जाएगा? 64, 55, 46। आपसे पूछ लिया कि इसका 13वां पद क्या होगा, 13th टर्म क्या होगा, इसका 13वां पद क्या होगा। हमें इसका 13वां पद ज्ञात करना है, वो क्या होगा। अब देखिए आप, ए का मान क्या है? 64। डी का मान क्या है? -9। बस ये ध्यान रखना आपको, ये इससे 9 कम है, इसकी तुलना में ये 9 कम है, आगे वाला उससे 9 कम होगा, उससे आगे वाला उससे 9 कम होगा। तो अगले से पिछले को घटा के देख लो आप, उन 55 में से 64 घटाओ, -9 आएगा। 46 में से 55 घटाओ, -9 आएगा। डी का मान क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। एन का मान क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है? 64 है। डी की वैल्यू है -9 है। एन की वैल्यू क्या है? 13 है। तो इस प्रकार से लिखा गया है। हमसे पूछा है T13 क्या हो जाएगा, 13वां पद क्या हो जाएगा, इसके 13वें पद का मान क्या होगा, ठीक है। ए प्लस, तो ये हो जाएगा 64 प्लस n-1, 13-1, और डी का मान आ जाएगा 9। ये आ जाएगा कितना? 9 आ जाएगा। और 9 नहीं, -9 आएगा, तो ये आ जाएगा कितना? -9 आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 64। अब 13 - 1 12 होता है, 12 का 9 से गुणा 108 होता है। ये 108 माइनस में हो जाएगा,
64 माइनस हो जाएगा 108, 64 माइनस से 108 हो जाएगा। 64 माइनस से 108 लिखेंगे तो जो भी मान आएगा वो माइनस में आएगा। अब 64 और 108 का अंतर कितना होता है, देखिए 64 और 100 का जो अंतर होता है वो 36 होता है, उस 36 से 8 और ज्यादा है, तो 36 और 8 4 44 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -44। तो ये इसका 13वां पद है, ये -44 हो जाएगा, -44 आ जाएगा। सुनेंद्र कुमार मीणा, बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा -44। याद रखना हमेशा, ये बढ़ते क्रम में भी हो सकती है, ये घटते क्रम में भी हो सकती है। बढ़ते क्रम में है तो डी पॉजिटिव होगा, घटते क्रम में है तो डी नेगेटिव होगा। ए का मान आपको ध्यान है, आपको एन का मान ध्यान है, तो आप इसका टी एन ज्ञात कर सकते हो, अंतिम पद आपको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, 44 कोमल गलत है आपका, -44 होना चाहिए। ठीक है, राकेश जांगीर ने पूछा है, आप मेरे से एफबी पे पूछ लेना पर्सनली, उस टाइम मैं आपको बता दूंगा सारी बात। ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन बैच पहले ले रखे थे उन स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, बार बार मैंने बताया है, आप जिस टाइम ऑफलाइन अलाउ हो तो उस टाइम आप ऑफलाइन आके पढ़ लेना। और अगर आप अभी क्लास लेना चाहते हैं तो आप जिस ऐप के ऊपर क्लास ले रहे हो, चौधरी क्लासेज ऐप के ऊपर जहां आप क्लास ले रहे हो, वहां पर आपको 2 बैच मिलेंगे इस बैच के अलावा। इस बैच के अलावा 2 बैच मिलेंगे, एक अर्थमेटिक का है और एक एडवांस का है। तो अर्थमेटिक वाले बैच में तो अर्थमेटिक की क्लासें मिल जाएंगी आपको, और एडवांस वाले बैच में एडवांस की क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो आप वहाँ क्लास ले लीजिए, आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। आपने चाहे एडवांस में एडमिशन लिया होगा, चाहे आपने अर्थमेटिक में लिया होगा, वहाँ आपको अर्थमेटिक की और एडवांस की दोनों की क्लासें मिल जाएंगी। तो आप वहाँ क्लास ले सकते हो, वहाँ क्लास ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वही चीज़ें वैसे ही पढ़ाई गई हैं वहाँ पर जो आपको क्लास में पढ़ाई गई थी, रिकॉर्डेड वीडियो है, वहाँ आप क्लास ले लीजिए। ये क्लास लाइव है, ये 2 जगह रहेगी, ये यूट्यूब के ऊपर भी रहेगी और ये इस पे ऐप के ऊपर भी रहेगी। अभी दोनों जगह सेम चल रही है, जो ऐप पे चल रही है वही यूट्यूब के ऊपर चल रही है। उसके बाद में मैं 2 बैच अलग अलग करूंगा, एक बैच रहेगा यूट्यूब के ऊपर और एक बैच रहेगा ऐप के ऊपर। यूट्यूब वाला जो बैच है वो फ्री है सबके लिए, कोई भी क्लास ले सकता है, और ऐप के ऊपर जो क्लास बैच होगा वो चार्जेबल है, उसमें केवल वही स्टूडेंट्स क्लास ले पाएंगे जो उसके लिए पे करेंगे। ठीक है, अब फर्क क्या है वो अलग बातें हैं। हाँ, समझ में दोनों में आएगा, दोनों में ही मैं ही पढ़ाऊंगा। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, 2 दिन की आपने क्लास ली हैं, इन 2 दिन की क्लासेज में अगर आपने पहले दिन की क्लास मिस कर दी है तो आप वहाँ जाके क्लास ले लीजिए। जो भी स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं, क्लास लेने के बाद में आपने अगर जैसे यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी यूट्यूब के ऊपर क्लास ले रहे हैं वो स्टूडेंट ऐप के ऊपर भी इस क्लास को ले सकते हैं। चौधरी क्लासेज का ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कर लें तो वहाँ आके आप क्लास ले सकते हैं। उस पर आपको वहाँ ऑनलाइन क्लासेज हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप क्लास लेते हैं उसके बाद में आपकी तरफ से कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ कमेंट करके पूछ लेना, या मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, आप मेरे पास मैसेज करके, ये मेरी खुद की आईडी है, एफबी आईडी है, इस पे आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात और है, आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आप जुड़े रहिए मेरे से, कोई भी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशंस हैं वो मैं खुद अपनी पे डालता रहूँगा इस पे आईडी के ऊपर, तो वो आपको मिलते रहेंगे। रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, एक्सेप्ट नहीं भी करूँगा तो भी आप फॉलोअर्स में आ जाएंगे। आप कोचिंग का जो एफबी पेज है उस पे जुड़े रहिए आप, चौधरी क्लासेज के नाम से है, चौधरी क्लासेज के नाम से है, यूट्यूब चैनल है, ऐप है और ऐप भी पेज है, वो सारे चौधरी क्लासेज के नाम से हैं, तो आप इनके ऊपर जुड़े रहिए। आपको कुछ भी पूछना है आप वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई बात है तो आप बता देना मुझे, कल बता देना, आप मेरे से पूछ लेना। आपके यहाँ जो कमेंट्स होते हैं, आपकी जो पर्सनल कोई भी बात आपको पूछनी है, ठीक है, आपकी तरफ से कोई और बात है पढ़ाई के अलावा, या आप के कोई क्लास थी उसमें कोई दिक्कत है या कैसे भी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप मेरे से व्यक्तिगत पूछ सकते हैं। हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं उस क्लास से रिलेटेड कोई बात है,
जैसे मैंने यहाँ पढ़ाया उसमें समझ में नहीं आया, तो वो आप यहीं कमेंट करके आप मेरे से पूछ लें, ठीक है। इस क्लास के बाद में आप इस क्लास को आगे से आगे अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कर दें, जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर करें, ठीक है। आपकी तरफ से जो क्लास है उसके जो फीडबैक हैं वो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। आप जितना भी अपने दोस्तों के साथ, सर यूट्यूब पर वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, इन चीज़ों को अपन सुधार कर लेंगे। आज मेरा बर्थडे है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बर्थडे की, जन्मदिन की, हम सब की तरफ से। कोचिंग स्टार्ट हो गई क्या सर? बिल्कुल कोचिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सर गांव में नेटवर्क नहीं आते क्या करें? छत पर चढ़ जाया करो, ठीक है। पहले नेटवर्क नहीं आता था, छत पे चढ़ जाते थे, आप भी छत पे चढ़ के खेतों में जाके क्लास ले लिया करो, आराम से नेटवर्क आता है ऊंचे टीले पर बैठकर, या आसपास कोई पहाड़ी है तो उस पे ऊपर बैठ के, ठीक है। कई बार नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, जब नेटवर्क हो उस टाइम क्लास ले लिया करो, सेव रहती हैं ये आपकी क्लासें, बाद में भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप जो भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताते चलें, ठीक है। कल मिलेंगे सुबह 9 बजे, ऐप इस पे यूट्यूब पे भी और ऐप के ऊपर भी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। कल इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, आपका जो एपी है उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर आपको जीपी के बारे में पढ़ाऊंगा, एचपी के बारे में हम पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, फिर इनको पढ़ के हम वापस फिर नेचुरल नंबर के ऊपर आएंगे, ठीक है। फिर हम प्राकृत संख्याओं के ऊपर पढ़ेंगे। तो तब तक आप इन क्लासेज को दोबारा पढ़ लेना, यूट्यूब के ऊपर पढ़ लेना, ऐप के ऊपर पढ़ लेना, दोबारा तिबारा पढ़ के सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, उसके बाद में कल हम आगे पढ़ेंगे। अगर कल लास्ट, कल की जो पिछला कल है वो क्लास आपने नहीं ली है तो आप यूट्यूब के ऊपर या ऐप के ऊपर जाके उस क्लास को अटेंड कर लेना, ठीक है। आप अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं, जो मित्र हैं, उनको भी इसके बारे में सूचना करें कि सर की क्लास चल रही है, अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं दोबारा, गुड बाय, नाइस डे। कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो।